दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ देख रहे हैं आप देश का 8 बजे का सबसे बड़ा शो, नंबर 1 शो खबर बड़ी। हम जो भी करते नंबर 1 ही करते। मेरे साथ जुड़ रही है श्वेता त्रिपाठी, ज्योत्सना बेदी और शिखा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं इस वक्त 129 कार्टर रोड सुशांत के घर के बाहर, क्योंकि मेरे जिंदगी में इस वक्त एक ही लक्ष्य है, सुशांत को न्याय, न्याय और न्याय और सिर्फ न्याय। इससे सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं ये लेना चाहता हूं दोस्तों कि दीपिका पादुकोण उर्फ दीपू को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वापस से समन कर सकता है। धुआं छल्ला उड़ाने वाली दीपिका जी, ये उन्होंने ही कहा है, उनको लगता है माल सिगरेट है। कैसी बात करती है दीपिका जी, कैसी बात करती है। कहना बच्चे थोड़ी है हम लोग। मैं श्वेता के पास जाना चाहता हूं। श्वेता, दीपिका को आप बताइए, ये पिक्चर की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ है, ये करण जौहर का शो नहीं है, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन है। श्वेता कैसी बातें कर रही है दीपिका पादुकोण, समन होने वाली है वापस से। यही तो बिल्कुल यही समझ में नहीं आता प्रदीप, क्या दीपिका पादुकोण खुद को बहुत ज्यादा समझदार और बाकी लोगों को समझती हैं, जो वो ये कह रही हैं कि नहीं हम तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे डींगे मार रहे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही थी, मैं तो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं तो इस तरीके से ले नहीं सकती हूँ ड्रग। क्या वो समझती है कि वही समझदार है, बाकी पूरी दुनिया ना समझ है, एनसीबी ना समझ है? देखिए, अब दीपिका पादुकोण को ये समझ में आ चुका है कि उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की बेतुकी दलीलें दी जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही थी। ये सवाल उठता है कि दीपिका पादुकोण क्या अपनी इस तरीके की अजीबोगरीब दलील से बचेंगी कैसे प्रदीप? क्योंकि उनका मोबाइल तो जब्त किया गया है एनसीबी की ओर से, और जाहिर सी बात है कि किसी के भी मोबाइल में बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, और जब ये सीक्रेट निकलेंगे तो फिर दीपिका पादुकोण क्या जवाब देंगी? ज्योत्सना मेरे साथ मौजूद है। ज्योत्सना, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा दीपिका पादुकोण को तो इस तरीके की दलीलें। बिल्कुल, ये जो दलील है ये दरअसल अपने आप को बचाने की कोशिश दीपिका पादुकोण कर रही है। देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी है रिपब्लिक भारत के पास कि दोबारा से रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण को बुलाया जा सकता है, क्योंकि जो इन्होंने जवाब दिए हैं एनसीबी की टीम इनसे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में कभी भी इनको बुलाकर दोबारा से पूछताछ संभव है। और आपको बता दें कि मोबाइल जो जब्त किए गए हैं, अंदेशा एनसीबी की टीम को कि बहुत कुछ हाथ लगेगा। शिखा मेरे साथ लगातार बनी हुई। शिखा, बहुत कुछ एनसीबी के हाथ में लगेगा। पूरा ऑपरेशन ये 3 फेज में कंप्लीट होगा। ऐसे में एनसीबी तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। जी ज्योत्सना, देखिए जिस तरीके से सुशांत केस की जांच आगे बढ़ी तो ड्रग्स एंगल भी सामने आया। बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स नेक्सस है वो सामने आया कि किस तरीके से फैला हुआ है, मकर जाल की तरह पूरा फैला हुआ है। तमाम जो बॉलीवुड के ए लिस्टर एक्ट्रेसेस है उनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ में उनके जो मोबाइल्स हैं उनको भी जब्त कर लिया गया है फिलहाल के लिए, क्यों ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसकी बात एनसीबी करती रही है उसको संजोया जा सके, उससे पुख्ता सबूत तैयार किए जा सके। लेकिन रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अब बहुत जल्द ही बॉलीवुड की इन्हीं ए लिस्टर एक्ट्रेसेस के से दूसरे दौर की भी पूछताछ हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। एनसीबी के सामने भले ही सवालों का गोलमोल जवाब दिया हो, जो सिखाकर भेजा गया था सिर्फ वही शब्द बोले हों, लेकिन मुसीबत जरा भी कम नहीं हुई है, क्योंकि खबर यह है कि दीपिका पादुकोण से फिर हो सकती है पूछताछ। सारा अली खान से फिर हो सकती है पूछताछ। श्रद्धा से फिर हो सकती है पूछताछ। रकुल प्रीत से फिर हो सकती है पूछताछ। यानी पहले राउंड की पूछताछ के बाद ड्रग्स मामले में दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल प्रीत से दूसरे राउंड की पूछताछ हो सकती है। आर भारत के पास ये एक्सक्लूसिव खबर है कि एनसीबी इन चारों के बयानों से संतुष्ट नहीं है और दोबारा इन्हें सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अपने दूसरे राउंड की जांच में एनसीबी एक बार फिर से पूछताछ के लिए 4 लोगों को बुला सकती है, क्योंकि इन चारों ने यानी दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल ने रटे रटाए जवाब दिए हैं, जिससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है।
तो ऐसे में इनको फिर से बुलाया जा सकता है, क्योंकि जानकारी ये है कि एनसीबी के पास इनके खिलाफ और भी बहुत से सबूत हैं। ये एनसीबी के ऑपरेशन का दूसरा फेज होगा, ये बताया जा रहा है, क्योंकि पूछताछ के दौरान ये लोग कई पैतरे अपनाते नजर आए, गुमराह करते दिखे। ये कहा कि ड्रग्स चैट जरूर की, लेकिन ड्रग्स कभी नहीं लिए। श्रद्धा और सारा ने सारा आरोप सुशांत पर लगा दिया कि सुशांत ड्रग्स लेता था, वो बिल्कुल नहीं। रकुलप्रीत ने कहा कि उनके घर ड्रग्स थे जरूर, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती के थे। वहीं दीपिका भी वकीलों की लंबी चौड़ी टीम से जवाब सीख कर आई थी। जो चैट सामने आई थी उसमें एडमिन दीपिका थी। चैट की बात तो मानी, लेकिन ये भी कहा कि वो मजाक वाली चैट थी, वो तो सिगरेट को माल कह रही थी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मजाक क्यों? बहरहाल उनकी एक और दलील सामने आई है। खबर यह भी है कि दीपिका ने कहा कि वो खिलाड़ी हैं और अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखती हैं, फिर वो ड्रग्स लेकर अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा क्यों उठाएंगी? इस तरह दीपिका ने जवाब देकर के एनसीबी को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन खबर ये आ रही है कि एनसीबी ऐसे जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पूछताछ के बाद दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल के मोबाइल फोन एनसीबी ने जांच के लिए जब्त कर लिए थे। ये माना जा रहा है कि डिजिटल डेटा की पड़ताल की जा सकती है। ये भी खबर है कि क्वान कंपनी से जुड़ी जया साहा और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। जया साहा की श्रद्धा संग वायरल चैट देखने को मिली थी, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और दीपिका की ड्रग्स चैट थी। ऐसे में अब एनसीबी इन मोबाइल के जरिए उस जानकारी को निकालने की कोशिश करेगी जो शायद अभी तक सामने नहीं आई है। ये साफ है कि ड्रग्स मामले में दीपिका, सारा और श्रद्धा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि एनसीबी इन अभिनेत्रियों को जल्दी ही दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दीपिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुलकर बात करना चाहता हूँ। एक जमाना था श्वेता, जब मैं इनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, पर जब मेरी आंखें खुली और मुझे पता चला दुआ छल्ले वाली है, तो मैं इनका फैन नहीं हुआ। दीपिका जी ने कहा है दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि मैं जिम जाती हूँ। श्वेता ये कहती है कि मैं जिम जाती हूँ, मैं अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हूँ, तो मैं ड्रग नहीं ले सकती। भाई क्या बात है, बच्चे हैं क्या हम श्वेता? हम क्या दूध पीते बच्चे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति जिम जाए क्या नशा नहीं कर सकता? जिम जाए गांजा नहीं कर सकता? जिम जाए छल्ले नहीं उड़ा सकता? क्या था व्हाट्सएप ग्रुप? श्वेता मुझे लग रहा है दीपिका को थोड़ी समझ की जरूरत है इस चीज पे, इनको काउंसिल दीजिए आप। श्वेता। बिल्कुल, देखिए प्रदीप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दीपिका पादुकोण ने इतनी मूवीज कर ली हैं कि सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके दिमाग में, अब वो एक एक स्क्रिप्ट को निकाल रही हैं खुद को बचाने के लिए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं, अगर जांच एजेंसियों का आप पर शिकंजा है, तो फिर कुछ भी काम नहीं आता। एनसीबी के सामने अगर कुछ रहता है, अगर आप कुछ कह सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको सच कहना पड़ता है, वरना एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां सच निकलवाना भी जानती है, और वही होना शुरू भी हो चुका है। मेरे साथ शिखा भी जुड़ी हुई है। शिखा, ये कहे कि जब ये पता लगा होगा दीपिका को कि आप दूसरे दौर के लिए भी सम्मान हो सकता है, तो फिर उनके होश फाख्ता हो गए और अब अजीब गरीब दलील के जरिए खुद को बचाने की कोशिश कर रही है दीपिका पादुकोण। श्वेता, मुझे ये नहीं समझ में आता ये कैसी दलील होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता श्वेता, ये कैसी दलील होती है कि बॉलीवुड की अंग्रेजी आम लोगों को समझ में नहीं आ रही। ये किस तरीके की दलील है? ऐसी कैसी अंग्रेजी बॉलीवुड में है जो आम लोगों को समझ में नहीं आ रही? और साथ ही साथ हो सकता है वो ये भी कह रही हो कि एनसीबी को भी समझ में नहीं आ रही। दीपिका ये कैसे कह सकती है कि पतली वाली सिगरेट है उसको हम हैश कहते हैं, मोटी वाली सिगरेट को हम वीट कहते हैं? क्यों उन्होंने ड्रग्स के ही नाम लिए, जबकि वो जो ड्रग्स की जो ग्रुप चैट है, उसकी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके एडमिन दीपिका पादुकोण है, उसके बाद भी वो ड्रग्स के ऊपर ही पतली सिगरेट और मोटी सिगरेट के नाम लेती है। मुझे ये नहीं समझ में आती किस तरीके की दलील दीपिका दे रही है। जोसना हमारे साथ जुड़ी हुई है। जोसना, ये कैसी दलीलें हैं दीपिका पादुकोण की? बिल्कुल ठीक कह रही है शिखा, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए शिखा, अब एनसीबी ने भी अपने दूसरे और तीसरे राउंड की पूछताछ की तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच दीपिका ने जिस तरह का बयान दिया है वो गले से नीचे नहीं उतर रहा है, वो समझ से परे है। और जानकारी इस बीच ये भी है कि पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ये कहा है कि बॉलीवुड की अंग्रेजी आम लोगों के समझ में नहीं आ रही है। देखिए रिपोर्ट। जब पोल खुल जाए, चोरी पकड़ी जाए, तो उसे हाथ की सफाई का नाम दे दो।
शायद लोगों का नजरिया बदल जाए। ड्रग्स की चर्चा को पैंतरों से ढकने की कोशिश हो रही है, गुमराह करने की गणित भिड़ाई जा रही है। आर भारत शुरू से कहता आ रहा है कि जो लोग शक के दायरे में आ रहे हैं वो ताकतवर लोग हैं। वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर ली है और अपने बचाव में उसका असर भी दिख रहा है। दीपिका पादुकोण ने रटे रटाए जवाब सीखकर तिकड़म भिड़ाई और ड्रग्स मंगाने की बात को ही मजाक बना दिया। दीपिका की माने तो उन्हें माल का मलाल है, माल लेने का नहीं, माल लिखने का मलाल है, चैट में माल का जिक्र करने का मलाल है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि हम ड्रग्स के बारे में सिर्फ डींग मारते हैं, शेख ही बगाड़ते हैं और ये सब खुद की तारीफ के लिए और दिखावे के लिए करते हैं। हमें नहीं पता था कि ड्रग्स की शेखी बगाड़ने में हम फंस जाएंगे। मतलब साफ है, दीपिका को पता है कि वो चैट को झुठला नहीं सकती, इसलिए चैट के पीछे के मकसद को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। अगर माल मंगाना शेखी बगाड़ना था तो दीपिका ये क्यों भूल रही हैं कि उनकी वो चैट प्राइवेट चैट थी, ग्रुप चैट नहीं, और जिससे बात हो रही थी वो करिश्मा प्रकाश थी। आखिर दीपिका को अपने मैनेजर के सामने डींग हाँकने की जरूरत क्या है? ये तो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच चैट थी, तो क्या वो डींगे हाँकने के लिए करिश्मा प्रकाश को इम्प्रेस करने के लिए चैट कर रही थी? बड़ी बात यह है कि उस चैट में बकायदा ये डिस्कस हो रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको मुझे वीड नहीं चाहिए, मुझे हैश चाहिए। ये बात हो रही है कि अनिल को भेज दूं आपके घर पे भेजने के लिए। ये सारी बातचीत हो रही है, यानी कि ड्रग्स मंगवाने के लिए, हशीश मंगवाने के लिए बातचीत हो रही है। अब ये दलील तो सीधे सीधे सोहेल साफ नजर आता है कि बचने के लिए दी जा रही दलील है। इस पूरे मामले से, अपने मामले से नाम हटाने के लिए दलील दी जा रही है। माल पर दीपिका की एक और बचकानी दलील सामने आई। कहा कि वो एक खिलाड़ी है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल है। फिटनेस के लिए वो इतनी जागरूक है कि वो रोज जिम में पसीना बहाती है, फिर वो ड्रग्स लेकर अपनी सेहत खराब करने का जोखिम क्यों लेगी? इसके बाद दीपिका ने जांच एजेंसियों के सामने पहले से तैयार जवाबों की स्क्रिप्ट से एक और तर्क निकालकर पेश किया। कहा कि वो तो सिगरेट को भी माल कहती है, यानी दीपिका के शब्दकोश में माल पीने का मतलब सिगरेट पीना है। अगर ध्यान से दीपिका के रटे रटाए जवाबों को पढ़ें तो पहले दीपिका कहती हैं कि वो चैट में ड्रग्स की बात कर रही हैं, पर वो शेख ही भगाड़ने के लिए दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि उनके लिए माल तो सिगरेट है। यानी अपनी ही गढ़ी हुई स्क्रिप्ट में दीपिका भटकती हुई दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सुशांत के घर के बाहर रह के आपको बता रहा हूं कि जो मर्डर एंगल है और ड्रग के एंगल के अंदर लिंक है, क्योंकि वाटरस्टोन पार्क पे सबसे पहले सीबीआई टीम गई थी। खैर बड़ी खबर इस वक्त की है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 3 फेज के अंदर पूरी की पूरी जांच करने वाली है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। शिखा फेज 1 के अंदर जो है ये बड़े बड़े ये पेडलर्स की तरफ जाया जाएगा। फेज 2 में जो ड्रग मंडली है दीपिका की, इन जैसी ड्रग मंडलियों के खिलाफ जाया जाएगा। और शिखा फेज 3 में वो ड्रग का, बॉलीवुड का बिग बॉस को दबोचा जाएगा। डरते नहीं हम किसी से शिखा। बिल्कुल प्रदीप, देखिए एनसीबी जो है वो शुरू से ही उसी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि एनसीबी किस तरीके से चल रही है। पहले उन्होंने पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर से मैनेजर्स को पकड़ा, मैनेजर्स से जो ड्रग मंडली है उनको पकड़ा, यानी कि बॉलीवुड के ए लिस्टर्स। अब उसी ए लिस्टर्स में इसके बाद किंग पिन जो है वहां तक पहुंचेगी। इसीलिए 3 फेज में जांच कर रही है। पहले फेज में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दूसरे फेज में यही बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, तीसरे फेज में अब क्या, तीसरे फेज में वो मुख्य आरोपी, तीसरे फेज में वो किंग पिन जो सबको चला रहा है, सबको इस तरीके से चला रहा है कि किस तरीके से गुमराह किए हुए हैं। लेकिन एनसीबी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पूरी चल रही है। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ज्योत्सना, एक स्ट्रैटेजी के तहत एनसीबी शुरू से चली है और देखिए इसी के तहत 3 फेजेस में अब ये जांच होगी।
बिल्कुल शिखा, तीसरे फेज में देखिए जो लोग पर्दे के पीछे हैं उन लोगों को पकड़ने की तैयारी एनसीबी की टीम की होगी। वो लोग भी बहुत रसूखदार बताए जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में ये मौत का कारोबार चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी राजनीतिज्ञ का नाम भी इस बीच सामने है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, शिखा मैं वापस लौटती हूँ। इस बीच बड़ी खबर ये है कि जो एसआईटी की टीम मुंबई में रहते हुए जांच कर रही है उसके एक्सटेंशन की जानकारी मिल रही है। 17 अक्टूबर तक ये एसआईटी की टीम मुंबई में ही रहेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी और जांच का दायरा एनसीबी का बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए पूरा ऑपरेशन ये 3 फेजेस में होगा। पहले फेज में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, इस बाबत जानकारी प्रदीप ने शिखा ने आप तक पहुंचाई और हम समझ सकते हैं श्वेता, जिन लोगों के हमने नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त ऐसे 30 बड़े नाम हैं जिनको पकड़ने की तैयारी एनसीबी की टीम की है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर किसी नेता का नाम भी इसमें आए, क्योंकि ये कारोबार, ये धंधा जो चल रहा था ये किसी न किसी के संरक्षण में। पहले फेज के बाद दूसरे फेज के लिए आगे बढ़ी एनसीबी और अब दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज के लिए एनसीबी आगे बढ़ने जा रही है। और आप यकीन मानिए कि बॉलीवुड में किस तरीके से इस वक्त हड़कंप मचा है कि जो ये तीसरा फेज होगा इसमें किसको सम्मान किया जाएगा। एनसीबी का जो ये तीसरा फेज है ये किसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, एनसीबी कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, इसी पर अगली रिपोर्ट देखिए। नशेड़ी गैंग की खैर नहीं, एनसीबी करेगी बड़ी कार्रवाई। एनसीबी का एक्शन प्लान तैयार, 3 फेज में होगी एनसीबी की कार्रवाई। माया नगरी मुंबई की ड्रग्स मंडली ने अपनी तरफ से एक्टिंग की भरपूर कोशिश की, तमाम टोटके आजमाए, कपड़ों में शालीनता बरती, भाव भंगिमा भी खांटी देसी रखा, एनसीबी के सामने तहजीब से भी पेश आए, रुआंसा चेहरा भी बनाया और आंखों से आंसू भी छलकाए, शायद इस उम्मीद में कि एनसीबी उनकी इस एक्टिंग को सच मान लेगा, उसका दिल पसीज जाएगा और इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन बॉलीवुड की इस ड्रग मंडली को शायद ये अंदाजा नहीं था कि जो उनके सामने बैठा है वो उनसे भी ज्यादा घाघ है और वो पर्दे की एक्टिंग के साथ साथ असल जिंदगी की एक्टिंग से भी बाखबर नहीं है। ऐसे में एनसीबी ने इनकी एक्टिंग को खूब एंजॉय तो किया, लेकिन एक अच्छे फिल्म क्रिटिक्स की तरह साफ साफ जता दिया कि आपकी एक्टिंग 2M दर्जे की रही, आपकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। मतलब ड्रग्स मामले में कोई क्लीन चिट नहीं, आगे कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई 3 चरणों में होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी 3 चरणों में कार्रवाई की तैयारी में है। पहले चरण में रिया चक्रवर्ती और उसके शागिर्दों पर शिकंजा कसेगा। दूसरे चरण में दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा जैसों का नंबर आएगा और तीसरे चरण में बॉलीवुड और सियासत के उन रसूखदारों पर हंटर चलेगा जो अब तक पर्दे के पीछे से खेलते रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई की निगरानी खुद एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना करेंगे, जो कि रविवार को दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद राकेश अस्थाना ने अब तक की हुई जांच की समीक्षा की और अपनी टीम को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। दरअसल एनसीबी के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के संकेत तभी से मिलने लगे थे जब एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और उसके मैनेजर करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती समेत जया साहा की मोबाइल चैटिंग की मुकम्मल जांच के फैसले के संकेत दिए। एनसीबी ने इन सब के मोबाइल फोन जब्त कर रखे हैं। एनसीबी का ये शिकंजा इसलिए भी कस रहा है क्योंकि ड्रग्स मंडली के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत के सामने एक पंजाबी सिंगर ने क्या खुलासा किया, आप खुद सुनिए। few days back I was at the party यहाँ पे, और मुझे पता चलता है वहाँ पे हम लोग वी वर पार्टिंग और मुझे पता चलता है कि वहाँ से दीपिका आई है, दीपिका गोवा आई है और उनको पीछे से ही उनको प्राइवेटली उनको वहाँ से लेके लीला होटल कहीं पे उनको लेके जाया जाता है एंड ये बोला जाता है कि उनको क्वारंटीन किया गया है, राइट, उनको क्वारंटीन किया गया।
तो डू यू थिंक सो? अभी तो क्वारंटीन कुछ है भी नहीं, आई थिंक सो नहीं, राइट? अभी अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं क्वारंटीन करने की, बट उनको ये बताया जाता है कि शी इज़ क्वारंटीन. बट देन वेरी 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 क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ही सेड दैट वहाँ पे उनका बॉडी डिटॉक्स हो रहा है. सुना आपने, दीपिका ने बॉडी डिटॉक्स कराए हैं. बॉडी डिटॉक्स का मतलब होता है कि अगर किसी के शरीर में कोई नशीला पदार्थ है तो उसे क्लीन कराना, साफ कराना, ताकि पकड़ में ना आए कि उसने ड्रग्स लिया है. कि पंजाबी सिंगर यही नहीं रुकी, इसका साफ कहना था कि बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन आम बात है. एक बड़ा एक्टर भी इस खेल का बॉस है और एम्बुलेंस में ड्रग लाया जाता है. यस, मुझे इतना पता है कि ये बड़े बड़े नेम है. मे बी जब अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं सामने आके डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि कौन से एक्टर के घर पे कौन सा क्या पड़ा हुआ है. तो मतलब कौन सा क्या पड़ा हुआ है दैट आई डोंट नो, बट वो प्रोवाइड करते हैं दैट आई नो. एंड वो कपल्स हैं, दे आर बिग नेम. द एक्टर इज़ अ बिग नेम एंड हिज वाइफ. यस, मतलब पार्टीज के लिए ड्रग्स प्रोवाइड भी करते हैं. यस यस. और उनकी पार्टी कोई नॉर्मल पार्टीज नहीं होती, कॉमन पार्टीज नहीं होती है. अब इतने सारे खुलासे के बाद एनसीबी का एक्शन भी आना ही था और वो एक्शन में आ भी गई है. एनसीबी ने अब तक करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. कुछ और लोग जल्द गिरफ्तार हो जाएं तो हैरानी नहीं होगी. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको हम बता दें कि ड्रग्स मामले में किस तरह एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है. हमने आपको ब्रेक से पहले बताया. अब खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी है. आज सीबीआई ने साफ कहा कि पेशेवर रूप से जांच इस मामले में की जा रही है, यानी कि हर पहलू पर हम तहकीकात कर रहे हैं. सीबीआई की तरफ से साफ कहा गया कि हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते. मतलब हर एंगल से जांच सुशांत सिंह राजपूत के केस की आगे बढ़ती हुई हम इस बयान से समझ सकते हैं. मेरे साथ प्रदीप भंडारी लगातार बने हुए. प्रदीप, पेशेवर रूप से जांच हो रही है, यानी कि हर पहलू पर तहकीकात सीबीआई करती हुई आगे बढ़ रही है इस मामले में. ज्योत्सना, मैं इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर ही मौजूद हूँ. जब सब गायब हो गए मैं तभी यहाँ पे डटा हुआ हूँ और इसीलिए डटा हुआ हूँ क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर एंगल है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. और सीबीआई ने भी कहा है कि किस तरीके से श्वेता मर्डर एंगल को इग्नोर नहीं कर सकते. पर श्वेता ये जो खलनायक है ये सोच रहे हैं कि क्योंकि देरी हो रही है तो हम थक जाएंगे. ऐसा होने नहीं वाला श्वेता, क्योंकि सीबीआई हो या कोई भी एम्स की रिपोर्ट हो जाए, हर चीज जनता को जवाबदेही से ही तय होती है. श्वेता, बिल्कुल जवाबदेही तय होती है और जिसकी जवाबदेही तय होती है उसको जवाब देनी भी पड़ेंगे प्रदीप, क्योंकि सीबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि कई सवाल हैं वो फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर के किस तरह से अपनी जांच के नतीजों को मिलाएगी. और ये बिल्कुल साबित करता है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के सबूत आज भी जिंदा है. शिखा भी मेरे साथ मौजूद है. शिखा, ये बहुत बड़ी बात कही गई सीबीआई की ओर से आज. जी श्वेता, देखिए, रिपब्लिक भारत हमेशा से ही कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और अब तो सीबीआई भी ये कह रही है कि हत्या के एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. देखिए रिपोर्ट. सुशांत की मौत कैसे हुई? ये मौत इतनी संदिग्ध थी कि इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो भूचाल आ गया. मौत के कई पहलू सामने आ गए. बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आया. जिस मौत को आत्महत्या बताकर केस बंद करने की कोशिश की गई वो आत्महत्या नहीं हो सकती. ये सुशांत का परिवार कहता रहा और यही आर भारत भी कहता रहा कि सुशांत की मौत बेहद संदिग्ध थी. उसकी हत्या हुई बहुत गहरी साजिश के तहत. और यही बात अब इस केस की जांच कर रही सीबीआई भी कह रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 24 घंटे में, ऐसा क्या हुआ पिछले 48 घंटे में कि सुशांत की मर्डर मिस्ट्री पर कुछ बड़ा निकल कर सामने आने वाला है, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे. हम आपको बताएं कि पूरी सीबीआई की टीम, पूरी फोरेंसिक टीम सुशांत के घर पहुंची. वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जिस वक्त यहाँ पहुंची और यहाँ पीछे छत पर जाकर सीबीआई की टीम ने जांचने की कोशिश की कि आखिर क्या सुशांत के घर में कोई खिड़की से घुस सकता है, क्या सुशांत के घर में कोई पीछे से दाखिल हो सकता है, क्या यह संभव है कि सुशांत की हत्या करके कोई घर से बाहर निकल गया हो. ये सुशांत केस में बहुत बड़ी खबर है. सुशांत केस में सीबीआई की जांच जारी है.
सीबीआई ने साफ कहा है कि सुशांत केस में हत्या के एंगल से भी जांच जारी है। सुशांत के कातिलों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। सोमवार को सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि मामले की पूरे पेशेवर तरीके से जांच जारी है। फिलहाल किसी भी पहलू को नकारा नहीं गया है। कुछ दिन पहले सुशांत के परिवार के वकील ने भी दावा किया था कि अभिनेता की गला दबाकर हत्या की गई थी। अब सीबीआई ने कहा है कि किसी भी पहलू को नकारा नहीं गया है। यानी मुंबई पुलिस के झूठ को एक और झटका फिर से लगा है, क्योंकि उसने तो सीधे सीधे आत्महत्या बताकर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की थी। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। 14 जून को सुशांत की संदिग्ध मौत की खबर आई थी। अब करीब 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे लोगों को उम्मीद है कि उसके कातिल पकड़े जाएंगे। सीबीआई जल्द ही सुशांत के हत्यारों को ढूंढ निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, सीबीआई ने ये कह दिया है और ध्यान से सुनिएगा, सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर आपको ये बोल रहा हूं। सीबीआई ने कहा है कि हत्या के एंगल को इग्नोर नहीं कर सकते। हम सुशांत सिंह राजपूत के केस में हत्या के एंगल को भी देख रहे हैं, पर क्योंकि केस के अंदर देरी हुई है, जो मैं भी कह रहा हूं, और एक मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जनता को भी जवाबदेह है। क्योंकि देरी हो रही है, इसलिए जनता के अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा है और जनता सवाल भी पूछ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जहां 100 से ज्यादा मीडिया ने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस दिखाए, तो सीबीआई अभी तक ट्रांसपेरेंटली दर्शकों जनता को क्यों नहीं बता रही कौन सा एंगल सबसे ज्यादा सीबीआई देख रही है। देखिए इस पे एक रिपोर्ट। इंसाफ के लिए अनशन। 2 अक्टूबर से राजघाट पर अनशन। सुशांत सिंह के करीबियों का ऐलान। सुशांत की मौत पर सियासत भी गर्म। दुनिया जानती है और मानती भी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रखने वाले लोग इस सच को न्याय के तराजू पर तोलकर ही आखिरी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। इंसाफ दिलाने की इस प्रक्रिया में जांच एजेंसियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन तमाम दावों के बावजूद लोगों का जांच एजेंसियों पर से भरोसा डिगने लगा है। यही वजह है कि अब सीबीआई पर भी उंगलियां उठने लगी हैं और उसकी जांच के तौर तरीकों के खिलाफ लोग आंदोलन का मन बनाने लग गए हैं। सुशांत के करीबी अंकित आचार्य और गणेश हिवारकर ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर से 3 दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उनको गला घोट के मारा गया भैया को, तो क्यों न्याय तो मिलना चाहिए ना। बट अभी ये देखिए विसरा रिपोर्ट में डेली क्यों हो रही है, मतलब डिले हो रही है। खाली एम्स हॉस्पिटल ने बोल दिया है कि वो उनका मर्डर ही हुआ है, तो मतलब ये डिले क्यों हो रहा है। मतलब केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लोग दोनों पहले ही फर्स्ट दिन से ही हम लोग बोल रहे थे कि भैया को न्याय चाहिए, उनका मर्डर हुआ, तो ये भटकाया क्यों जा रही है। हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां से सीबीआई की कोई अपडेट्स नहीं आई है। इस वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हम दोनों, ये भूख हड़ताल सिंबॉलिक भूख हड़ताल है, 3 दिन के लिए, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इस बीच सुशांत सिंह के केस को लेकर महाराष्ट्र में सियासत फिर से गरमाने लग गई है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इशारों में सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुशांत सिंह केस की पूरे इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनली और बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, और उसके बाद में एकाएक ये पूरी जांच सीबीआई को दी है। हम भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई का फाइंडिंग क्या है। लोग भी हमको पूछते हैं कि आखिर में सुशांत ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ। इस प्रकार की जो दुविधा है, हम राह देख रहे हैं कि सीबीआई की जो जांच है उसका नतीजा जल्द से जल्द सामने आए। अनिल देशमुख के इस बयान के बाद आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिशा सालियान और सुशांत की हत्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जल्द ही सीबीआई को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। फिर उन्होंने 100 नंबर को फोन भी किया, लेकिन तब मुंबई पुलिस आई नहीं। जब वो उनका बॉडी नीचे मिला, तब मुंबई पुलिस आई, तो मुंबई पुलिस को खबर थी कि उनके घर में पार्टी थी करके। इसीलिए हमारा डाउट है कि भाई उनका भी हत्या हुई है और उनकी हत्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से भी निगड़ित हो सकती है। इसी तरह मुझे लगता है कि जब सुशांत को मालूम हुआ
तब उनको डर लगा था कि भाई मेरा भी ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा ही हुआ। मतलब 6 दिन के बाद 14 तारीख को 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। आरोप प्रत्यारोप, शंका आशंकाओं के बीच इस बात को लेकर संदेह बढ़ने लगा है कि सुशांत केस की जांच की दिशा न भटक जाए और सुशांत का परिवार इंसाफ से महरूम न रह जाए। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है और सीबीआई ने सुशांत की हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए जरा रिया चक्रवर्ती जो न्यायिक हिरासत में है 6 अक्टूबर तक, लेकिन कैसे अभी भी वो और उनके जो लॉयर है सतीश मान शिंदे, वो अभी भी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि करण जौहर का नाम घसीटा जा रहा है। प्रदीप, इन सबको क्या हो गया है? कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। श्वेता, जब मछली फड़फड़ाती है पानी के बिना तो इसी तरीके से करती है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करी जाए, और मुझे लग रहा है इस वक्त श्वेता, क्योंकि कानून का शिकंजा जो है कसता जा रहा है ज्योत्सना, तो इसीलिए इनको होश नहीं है कि क्या हो रहा है। अब ये कल को कह देंगे कि भाई ड्रग करण ही नहीं, सब के सब लोग इन्वॉल्व थे, रैंडम लोगों का नाम दे देंगे। सब घबरा रहे हैं कि इनके सर पर गाज ना गिरे। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। करण जौहर का नाम केस को भटकाने के लिए दरअसल घसीटा गया है। प्रदीप, आपको याद होगा पूछताछ में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने क्या किया? वही बात कही जो रिया चक्रवर्ती ने की थी। किसका नाम लाया बीच में? सुशांत सिंह राजपूत का, जो अब अपने ऊपर लग रहे इल्जामों पर जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल यहाँ पर शिखा ये है कि दूसरों का नाम बीच में ला करके क्या ये लोग केस भटकाने में सफलता हासिल कर लेंगे, बच निकलेंगे उस बिल से जिसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं? शिखा, देखिए ज्योत्सना, एनसीबी का शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है, ये जो ड्रग्स मंडली है उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती और क्षितिज रवि प्रसाद दोनों को निकालने के लिए जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, उन्होंने ये नई चाल चली है। देखिए किस तरीके से वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो है वो दबाव बना रही है क्षितिज रवि प्रसाद पर करण जौहर का नाम लेने के लिए। देखिए क्या निशाने पर है करण जौहर? करण सर, बॉलीवुड में सर ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है सर। क्या एनसीबी करण जौहर को फंसाना चाहती है? सर एक सवाल सर, रिपब्लिक पूछ रहा है सर, रिपब्लिक पूछ रहा है। वकील मान शिंदे का सनसनीखेज बयान। क्षितिज के खुलासे से बॉलीवुड में हड़कंप। एनसीबी की कार्रवाई से बॉलीवुड बेचैन है, खुद को बचने और दूसरों को बचाने के लिए, ताकि इससे खुद को भी बचाया जा सके। बॉलीवुड के सितारे तमाम टोटके आजमा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड ड्रग्स चैट सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कई सितारे एनसीबी के निशाने पर हैं। इन चैट्स में कई बड़ी हस्तियों के नामों का खुलासा हुआ है, उनसे पूछताछ हुई है और कईयों से पूछताछ की तैयारी है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने सनसनीखेज आरोप लगा दिए। सतीश मान शिंदे ने कहा कि एनसीबी ने पूछताछ के दौरान क्षितिज को करण जौहर का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। अब क्षितिज ने एनसीबी से करण जौहर का नाम लिया या नहीं लिया, और नाम लिया तो किस संदर्भ में लिया, इसका खुलासा एनसीबी ही कर सकती है। लेकिन सतीश मान शिंदे के बयान से साफ है कि एनसीबी के शिकंजे से बचने के लिए बॉलीवुड के खिलाड़ी तमाम टोटके आजमा रहे हैं। हालांकि वो खुद इस पर कुछ नहीं बोल रहे। करण सर, बॉलीवुड में सर ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है सर। सर एक सवाल सर, रिपब्लिक पूछ रहा है सर, रिपब्लिक पूछ रहा है सर। करण जौहर इस वक्त देखिए गोवा एयरपोर्ट पर हैं और गोवा एयरपोर्ट पर रिपब्लिक उनसे सवाल कर रहा है सर। करण सर। दरअसल पिछले साल करण जौहर के घर एक पार्टी हुई थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज शामिल हुए थे। इनमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, विकी कौशल और रणबीर कपूर जैसे सितारे जुटे थे। एनसीबी ने इस वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। खबर है कि फॉरेंसिक जांच में इस वीडियो को सही पाया गया, यानी वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ऐसे में आगे की कार्रवाई तय है और लगता है इसी से बचने के लिए एनसीबी पर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि क्षितिज के खुलासे को एनसीबी ज्यादा तवज्जो न दे और अगर कोई गुनहगार है तो भी उसे बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है? क्या इस टोटके से किसी भी गुनहगार को बचाया जा सकता है?
दरअसल क्षितिज प्रसाद ने कई बड़े खुलासे किए हैं। क्षितिज ने बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं। ऐसे में बॉलीवुड को लगता है कि एनसीबी अगर क्षितिज के खुलासे को फॉलो करती है तो बॉलीवुड को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं हर चीज बहुत ज्यादा डायरेक्ट बोलता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो इस वक्त 3 फेजेस में जांच करने वाली है। जी हाँ, फेज 1, फेज 2, फेज 3। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्वेता किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगी। वो बड़े बिग बॉस तक पहुंचा जाएगा श्वेता, वो रिया मंडली तक पहुंचा जाएगा श्वेता, वो दीपिका मंडली तक पहुंचा जाएगा श्वेता। बचा कौन श्वेता? ये ड्रग की टीम के 11 खिलाड़ी एक्सपोज, जेल जाएंगे श्वेता। बिल्कुल प्रदीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये तीसरे फेज की शुरुआत एनसीबी करेगी, इसमें कैसे इन सब के आका को पकड़ लिया जाएगा, यानी इनका बॉस कौन, ये अब पता करने में एनसीबी जुटी हुई है। क्योंकि देखिए पहले फेज में हमने देखा कि रिया और शौविका है, यानी उनकी ड्रग्स मंडली। दूसरे फेज में हमने देखा दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल प्रीत है, यानी कि दीपिका एंड मंडली। और तीसरे फेज में जो होगा वो सबसे बड़ा एक्शन होगा प्रदीप, क्योंकि उसमें कौन आएगा? उसमें आएगा इस ड्रग मंडली का किंग। और मेरे साथ ज्योत्सना भी है। अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं ज्योत्सना का। ज्योत्सना, क्या बड़ी खबर अब? बिल्कुल श्वेता, अब बात कर लेते हैं कंगना रनौत वर्सेस बीएमसी की। देखिए, कंगना ने जस्टिस की मांग की सुशांत सिंह राजपूत मामले में, तो बीएमसी ने, सरकार ने कैसे सजा दी कंगना को? उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। आज फिर से फटकार लगी है बीएमसी को बॉम्बे हाई कोर्ट से फटकार लगी। और बीएमसी को साफ कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी हम मामलों में नोटिस जारी कर चुके हैं। क्या बीएमसी ने इस तरह त्वरित कार्रवाई दूसरे मामलों में की है जितनी तेजी इस मामले में दिखाई? और वहीं कंगना के वकील ने कहा ये रवैया पक्षपातपूर्ण था बीएमसी का। शिखा मेरे साथ लगातार बनी है। शिखा, मुआवजे की भी मांग की है कंगना के वकील ने कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, मुआवजा देना होगा, कॉम्पेंसेशन देना होगा, क्योंकि इसका आदेश बीते मामलों में पहले भी पास हो चुका है। जी ज्योत्सना, देखिए सुशांत की हत्या और साथ ही साथ जो ड्रग्स मंडली है उस पर सवाल उठाने वाली सबसे पहले कंगना ही थी। अब कंगना की लड़ाई वो अदालत तक पहुंच गई है। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा। कंगना अब 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं हर्जाने के तौर पर। देखिए रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में अब चल रहा है केस कंगना रनौत बनाम बीएमसी। कंगना और बीएमसी के बीच की जंग कानूनी रूप से अब शुरू हो चुकी है। 8 सितंबर को नोटिस देने के 24 घंटे बाद ही बीएमसी का बुलडोजर कंगना के दफ्तर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगता है, जिसके बाद कंगना ने अपने हक की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया और अब ये लड़ाई अदालत पहुंच चुकी है। दरअसल कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि एक केस में 4 सितंबर को नोटिस दिया गया और 8 सितंबर को कार्रवाई हो गई। वहीं दूसरे केस में 5 सितंबर को नोटिस दिया गया और 16 सितंबर को कार्रवाई हुई। वहीं कंगना के मामले में देखिए 8 सितंबर को नोटिस दिया गया और 9 सितंबर को उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई। जिस समय कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही थी वो मुंबई में भी नहीं थी। कंगना उस वक्त हिमाचल में अपने घर में थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनके आने तक का इंतजार नहीं किया गया? कंगना का वो दफ्तर जिसे वो मंदिर मानती हैं, उसे तहस नहस कर दिया गया। उस दफ्तर से सिर्फ कंगना की ही नहीं बल्कि कई लोगों का रोजगार जुड़ा था। अब कंगना ने इस नुकसान के लिए बीएमसी से 2 करोड़ का मुआवजा मांगा है। इस बीच कंगना के खिलाफ प्रयोग किए गए अपशब्दों को लेकर भी कोर्ट ने हैरानगी जताई है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो अपशब्द भी गूंजा जो संजय राउत ने कंगना के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे बाद में संजय राउत ने नोटी कह दिया था। कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को ये बताना चाहिए कि ये शब्द उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया है। कंगना के वकील ने कोर्ट को कहा कि इस केस में कंगना के साथ गलत हुआ है। वहीं बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा कि एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता ने गैर कानूनी रूप से अवैध निर्माण किए हैं। लेकिन ये किसी से छुपा नहीं कि जब से कंगना ने खुलेआम निडर होकर कहा कि सुशांत की हत्या हुई, उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद ही अचानक उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया गया। उनके दफ्तर को तोड़ा गया, उन्हें अपशब्द कहे गए, उन्हें धमकियां दी गईं, लेकिन कंगना झुकी नहीं और अब मामला कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।